Hello, everyone, and welcome to Class Chapter by the Legal Project. I am Advocate Saurabh Karthike, High Court, Madhya Pradesh, Indore Bench, and a visiting professor at NMIMS Narsimhanji. So today we're gonna start this free crash course for CLAT 2027 on YouTube, जहाँ पे सारे lectures and सारे subjects आपको free of cost पढ़ाए जाएंगे on YouTube. ठीक है? But of course, मुझे लगता है when you're preparing for a particular examination, the biggest question that is right in front of you is कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और कब तक पढ़ना है। ठीक है? तो जब when I was preparing for several examinations, तब I also realized this कि सबसे important है कि क्या पढ़ना है, syllabus क्या है। And now since the CLAT का syllabus has changed, so I think it has become more on the line of UPSC, which is like everything which is under the sun is is in the syllabus of CLAT. But it has to be in the current affairs, it has to be in the newspaper, then only. ठीक है? First of all, that क्या? उसके बाद कहाँ से पढ़ना है? देखिए कहाँ की तो प्रॉब्लम नहीं है, यूट्यूब पे कंटेंट आपको अबंडेंट मिल जाएगा, दैट इज नॉट टू वरी अबाउट। उसके बाद में कितना पढ़ना है, कितना पढ़ के रुक जाना है, कितनी डेप्थ में जाना है। ठीक है, दैट इज अ क्वेश्चन। एंड कब पढ़ना है, कब तक पढ़ लेना है, टाइम लिमिट क्या है। ठीक है, सो इन चारों सवाल का जवाब अब आपको दिक्कत लेने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज क्लैट चैप्टर बाय द लीगल प्रोजेक्ट हैज ब्रॉट rather has made a particular PDF. This is such a detailed PDF जहां पे आपको पर्टिकुलरली बता दिया गया है कि आपको क्या पढ़ना है, पर्टिकुलरली बता दिया गया है कि आपको जो पढ़ना है वो कब तक के लिए पढ़ना है, कितने दिनों में आपको वो सारा पढ़ के खत्म कर देना है, कितना पढ़ना है, कहां पे रुक जाना है, सारी डिटेल्स। ठीक है, देखिए अब्राहम लिंकन once said that if you give me 6 hours to cut a tree, I'll spend 4 hours to sharpen my axe. तो आपकी जो एक्स है ना वो एक्चुअली ये है कि आप फिगर आउट करें, यू मेक अ प्लान फॉर योर सेल्फ दैट आपको क्या कहां से पढ़ना है और कितना पढ़ना है, कितने दिन में आप कितने समय आप खुद को देना है एक पर्टिकुलर टॉपिक को खत्म करने के लिए। ठीक है, सो दिस पीडीएफ इज गोना डू दैट फॉर यू। देखिए यहां आपको जो है डिटेल्ड सिलेबस मिल जाएगा कि कितने क्या क्या आपको पढ़ना है किसी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए, टेस्ट के लिए, और वीकली टेस्ट होने वाले हैं। तो ये वीकली टेस्ट के हिसाब से आपको ये पीडीएफ दी जाएगी। ये पूरे आपके 6 दिसंबर जब क्लैट का डी डे है उस दिन तक का ये पीडीएफ रहेगा, आपको बिल्कुल डिटेल में दिया जाएगा। सो आप आपका प्लान उस अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि इतने हफ्ते में ये खत्म हो जाना चाहिए, उसमें रिवीजन के लिए भी आपके लिए जगह दी हुई है। सो दिस इज द बेस्ट थिंग। ठीक है, यू कैन डाउनलोड this particular PDF of the test syllabus from the Telegram channel of CLAT chapter by the Legal Project। ठीक है, उसका जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर डाल दूंगा। तो ये जस्ट एन एग्जांपल की 14 जून को पहला टेस्ट है जहां पे हम कॉन्स्टिट्यूशन जो अभी हम पढ़ने वाले हैं उसका टेस्ट होने वाला है। वो सब मैं आपको पढ़ा दूंगा तब तक कि मीनिंग नीड टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये हम आज पढ़ लेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये सब खत्म हो जाएगा, सोर्सेस सेलेंट फीचर्स ऑफ द प्रीएम्बल बेसिक स्ट्रक्चर। लेकिन बहुत भाग भाग के पढ़ना है बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी द क्रैश कोर्स। This is not going to be as detailed as it might have been or as it could have been if you guys started preparing when you were in your 11th standard। है ना, उतनी जल्दी नहीं, क्योंकि अब 6 महीने बस बचे हैं। तो क्रैश कोर्स के हिसाब से हम बहुत तेज तेज भाग के पढ़ेंगे। ठीक है, ये देखिए सेकंड टेस्ट जो है 21 जून को, हर एक हफ्ते में टेस्ट मिलेंगे आपको, हर एक हफ्ते में। और क्या आएगा टेस्ट में वो भी आपको डिटेल में बता दिया जाएगा कि ऑथर स्टोन ये इंग्लिश का हो जाएगा, दूसरा टेस्ट जो है इंग्लिश का है। सो दिस इज जस्ट द 2 स्क्रीनशॉट्स ऑफ द पीडीएफ दैट द क्लास चैप्टर हैज मेड फॉर यू। उसके बाद में तो आपको ये पूरी पीडीएफ 6 दिसंबर तक की आप जो है टेलीग्राम चैनल पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं और आप टेस्ट खरीद सकते हैं। और उस पर्टिकुलर जो टेस्ट है वो इस टाइम टेबल पे रहेगा और उस टेस्ट को कॉम्प्लीमेंट करेंगे ये यूट्यूब लेक्चर्स। ओके, ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट स्टडिंग। आज जो है हम पढ़ने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन का वेरी बेसिक्स। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, क्यों होता है, मीनिंग डेफिनेशन क्या होती है कॉन्स्टिट्यूशन की, फिलोसॉफिकल फाउंडेशन, कोर फंक्शंस, टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन, एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अ लिटिल अबाउट दैट। संविधान को समझना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है, मी बीइंग अ प्रोफेसर, मी बीइंग एन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स ये सवाल जो है कॉलेज में आने के बाद वंस दे स्टार्ट स्टडीइंग द कॉन्स्टिट्यूशन दे फॉरगेट टू आस्क दिस कि क्या कहां से आया था कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान आया कहां से था, क्या मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में क्या डिफरेंस होता है। दीज थिंग्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज हम ये सारी चीजें समझने वाले हैं। ठीक है, so let's start from here. Let's start with the philosophical foundations of the Constitution. ये वो थिंकर्स हैं, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, रूसो, जो आपको आपके लॉ कॉलेजेस में बहुत नाम सुनने मिलेगा जिनका। तो इन्होंने क्या बोला संविधान के बारे में हम वहां से पढ़ना चालू करेंगे। लेकिन उससे भी ज्यादा पहले ना आई विल से कि इवन लेट अस रादर गो बैक फर्दर। आप ये मत समझिए कि 21st सेंचुरी है। ठीक है, समझ लीजिए कि हम एंशियंट हिस्ट्री में हैं, एंशियंट हिस्ट्री में जहां पे ह्यूमन बीइंग्स वर हंटर्स एंड गैदरर्स, जहां पे इंसान शिकार करके
और खेती भी चालू नहीं हुई थी उस समय पे हैं। आप खुद को इमेजिन कीजिए ना, टेक योर सेल्फ बैक देयर, क्योंकि आज तो सब कानून बना हुआ है। उस समय जाइए, इमेजिन कीजिए कि आपको शिकार करके खुद के लिए खाना, या फिर पेड़ों की जड़ों से आपको खाना खोज के, सेब खोज के खुद खाना पड़ता था आपको। ठीक है, उस समय है अगर आप, तो आप एक बात समझिए, आप या तो थोड़ा आगे आके ग्रुप्स में रहने लगे हैं, आपको रियलाइज हुआ कि अरे यार, ये जो अगला दिख रहा है ये भी मेरी तरह ही दिखता है, क्योंकि जानवर अलग दिखते हैं, इंसान अलग दिखते हैं, तो आप सोचते हैं कि चलो साथ साथ में रहते हैं, साथ साथ खाएंगे पिएंगे। तो आपके जो ग्रुप है उसमें एक बहुत ताकतवर इंसान होता है जिसका नाम रहता है भीम। तो अब जो भीम है वो ताकतवर है, हाइट में बहुत बड़े हैं, 6.5 फीट के हैं, और बहुत ज्यादा बल्की है, बहुत ज्यादा मस्कुलर है। तो अब वो क्या करते हैं, वो उनके लिए हंट करना भी आसान है, और उनके लिए खुद को और खुद के दोस्तों को किसी खतरनाक खूंखार जानवर से बचाना भी आसान है। ठीक है, अब तो भीम के साथ सब रहने लगते हैं, देखते हैं अरे यार ये 6.5 फुट का आदमी लंबा चौड़ा सा, सब उसके सब पीछे पीछे चलने लगते हैं, बोलते जहां ये जाएगा हम वहां जाएंगे। तो भीम शुरुआत में तो चलो सबकी रक्षा करता है, सबको बचाता है, जो भी खुद खुद मारता है किसी को तो वो सबको खिलाता भी है कि चलो आप भी खा लो ये, तो सबको देता है वो खाने पीने का। लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगता है ना, कि जैसे जैसे ज्यादा लोग कनेक्ट होने लगते हैं भीम से, तो हमेशा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ज्यादा जय जयकार करने लगते हैं भीम की, कि अरे भीम तो हमारा फेवरेट है, दिस एंड दैट। तो व्हेन दिस हैपेंस, तो भीम क्या करने लगते हैं धीरे से, कि उन लोगों को जो भीम की ज्यादा तारीफ करते हैं, ज्यादा प्रेस करते हैं भीम को, उनको ज्यादा खाना देने लगते हैं, और बाकियों को बोलते हैं कि जो करना है वो कर लो, तो खुद का खाना खुद खोज लो। अब किसी में हिम्मत नहीं कि वो भीम से लड़ लें। अब भीम धीरे धीरे ये करने लगते हैं, कोई अगर कोई जो है खूबसूरत चीज किसी को कहीं से मिल जाए, कोई सी शेल मिल गया, या फिर कोई जो है हाथी दांत मिल गया जिसका किसी ने कोई नेकलेस बना लिया आर्टिस्टिक वे में, तो भीम उसको ऐसे छुड़ा ले आते थे कि हो गया, मुझे पसंद है, मैं रख रहा हूं करके। ठीक है, आप समझ रहे हैं एक कंडीशन, इस कंडीशन में एक्चुअली एनार्की है। एनार्की का मतलब कि कोई कानून नहीं है, यहाँ पे कोई संविधान नहीं है। ठीक है, जो सबसे ताकतवर इंसान, स्टेट ऑफ नेचर कहते हैं, फिर स्टेट ऑफ नेचर, प्रकृति का जो स्टेट होता है ना, प्रकृति का जो नियम होता है वो स्टेट ऑफ नेचर, तो क्योंकि जो सबसे बड़ा है, सबसे ताकतवर है, उसकी चलेगी। ठीक है, तो इस नियम के हिसाब से अगर चल रहा होता, अगर हम एंशियंट हिस्ट्री में रह रहे होते तब। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों ने भीम की ये हरकतें देख के बोली, सब लोग इकट्ठा हो गए, जब 100-200 लोग हो गए, सबने धीरे से बात करी, यार ये भीम जो है सिर्फ 4 लोगों को खाना देते हैं, 4 लोगों से अच्छे से काम करवाते हैं, और हमको सबको परेशान कर रखा है। तो वो 200 लोग इकट्ठा हो गए, वो आए भीम के पास, बोले ऐसे काम नहीं चलेगा। देखो, 4 लोग होते तो नहीं आ पाते, 200 लोग जब हो गए, तो वो सब आए भीम के पास में, बोले भाई अब आप जो हो ये गलत कर रहे हो, ऐसे काम नहीं चलेगा। जो आपका सामान है वो आपका सामान है, जो हमारा सामान है वो हमारा सामान है, आप उसको नहीं ले सकते हो। आप आपके लिए अलग शिकार कर लो, हम हमारे लिए अलग शिकार कर लेंगे, हम आपका खाना नहीं खाएंगे, आप हमारा खाना नहीं खाओगे। ठीक है, तो उन्होंने अब क्या किया, कानून बना दिया भीम के लिए। अब भीम जो है भले ताकतवर है, लेकिन उन्होंने बोला यार ये 200 लोग हैं, लोगों ने बोला है, चलो मैं भी मान लेता हूं, ठीक है मैं मेरे वालों में रहूंगा, मैं भी खुश ये भी खुश करके। ठीक है, अब मान लिया कानून आ गया, कानून आ गया मतलब लिमिट लग गई भीम की पावर्स में, कि आप ये मत करना, आप दूसरों का सामान मत छीन लेना उनसे, कुछ खूबसूरत लगे तो आपको, आप नहीं छीन सकते हो। ठीक है, तो यहां पे लिमिट लग गया। अब ये जो लिमिट लगा ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन होता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ थिंग विच पुट पावर अंडर द लिमिट्स। सर मतलब सिर्फ ये नहीं बताता है संविधान कि प्रेसिडेंट की या फिर प्राइम मिनिस्टर की या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पावर क्या है। संविधान ये ज्यादा बताता है रादर कि आपकी लिमिट क्या है, कि आप क्या नहीं कर सकते हो, कि आपको कहां जाके रुक जाना है। दिस इज एक्चुअली द मोर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, लिमिटिंग द पावर्स। ओके, ठीक है, तो ऐसे धीरे धीरे संविधान भी ऐसे ही आया, इवोल्यूशन हुआ संविधान का धीरे धीरे। द फर्स्ट कंट्री विच हैड द कॉन्स्टिट्यूशन वाज एक्चुअली यूएसए। द कॉन्स्टिट्यूशन केम इन यूएसए इन समवेयर अराउंड 18th सेंचुरी। ठीक है, अब जो है फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस की धीरे धीरे जो है, जो फाउंडर्स आए उन्होंने क्या बोला वो पढ़ते। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या बोल रही है, इंडिविजुअल्स कलेक्टिवली अग्री टू फॉर्म अ कॉमनवेल्थ अंडर अ सेट ऑफ रूल्स। कॉमनवेल्थ क्या होता है, कॉमनवेल्थ होता है कोई ऐसा ग्रुप जो किसी पर्टिकुलर रिसोर्स का मिलकर इस्तेमाल कर रहे हैं। वापस से हम भीम वाले एग्जांपल पे अगर आए, तो भीम और ये वाला जो ग्रुप है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक इतने ही 200 ही ह्यूमन बींग्स थे उस जमाने में ना, हो सकता है हजारों, लेकिन 200-200 लोगों का ग्रुप जो है पूरी दुनिया में फैला रहा होगा। ठीक है, तो अभी ये जो भीम वाला 200 वाला ग्रुप है, ये पर्टिकुलर एक जियोग्राफिकल एरिया में रहते थे, तो एक जियोग्राफिकल एरिया के जो भी नेचुरल रिसोर्सेस थे उनको इस्तेमाल करते थे। तो दिस हैज बिकम अ कॉमनवेल्थ। ठीक है, तो इंडिविजुअल्स कलेक्टिवली एग्री टू फॉर्म अ कॉमनवेल्थ, जहां पे वो रिसोर्सेज जो है वो शेयर करते हैं अंडर अ सेट ऑफ रूल्स। द कॉन्स्टिट्यूशन सेट ऑफ रूल्स वही, कि भीम जो है किसी और का सामान नहीं लेंगे, किसी और को जबरदस्ती खाने छीन नहीं लेंगे, ये सारे सेट ऑफ रूल्स हो गए।
टू एस्केप द केओस ऑफ स्टेट ऑफ नेचर। स्टेट ऑफ नेचर मैंने बोल दिया, मतलब सबसे ताकतवर इंसान का रूल होगा, है ना, उससे बचने के लिए दिस अग्रीमेंट ग्रांट्स लेजिटिमेसी टू द गवर्नमेंट अथॉरिटी। एक बार फिर से साथ चलो मेरे, कि इंडिविजुअल्स कलेक्टिवली अग्री टू फॉर्म अ कॉमनवेल्थ। इंडिविजुअल्स मतलब जो 200 लोग थे, कलेक्टिवली अग्री, सारे साथ मिलकर इकट्ठे होके डिसाइड करते हैं कि हमें कॉमनवेल्थ, क्योंकि हम लोग ये सारा जो ज्योग्राफिकल एरिया है, हम लोग मान लो मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, ये सारे 200 लोग और भी, तो ये लोग यहाँ बैठ के बोल रहे हैं कि नर्मदा का पानी जो रहेगा या फिर यहाँ के जो जंगल है उसका खाना जो रहेगा वो सब हम शेयर कर रहे हैं, तो हम कॉमनवेल्थ है। अब हम कलेक्टिवली डिसाइड कर रहे हैं, क्या डिसाइड कर रहे हैं, अंडर अ सेट ऑफ रूल्स कॉन्स्टिट्यूशन टू एस्केप। वो कलेक्टिवली अग्री कर रहे हैं कि हम ये कानून बना रहे हैं हमारे लिए, कि मतलब भीम को मना कर रहे हैं तो हमारे लिए भी मना है ना, वो 200 लोग। वो ये नहीं बोलेंगे कि अब हम 200 लोग हो गए, हम ज्यादा हो गए, तो हम भीम जो आप बनाओगे वो हम छीन लेंगे। नहीं, वो बोल रहे हैं कि भीम देखो, आप नहीं छीनोगे ना, कोई इंसान छीनेगा इस 200 लोगों के ग्रुप में, किसी और का खाना नहीं छीनेगा, किसी और की कोई वस्तु जो है, कोई और जो प्रॉपर्टी उसने एक्वायर करी है या बनाई है अपने दिमाग की जो है उपज लगा के, तो उसे भी कोई चोरी नहीं करेगा और लोगों को जीने देंगे चैन से। ये उन्होंने रूल बना लिया, सेट ऑफ रूल्स टू एस्केप द chaos ऑफ द स्टेट ऑफ नेचर। टू एस्केप, इस चीज से हटने के लिए कि सबसे ताकतवर प्राणी का रूल रहेगा, टू एस्केप द स्टेट ऑफ नेचर, chaos ऑफ स्टेट ऑफ नेचर, इसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। दिस एग्रीमेंट ग्रांट्स लेजिटिमेसी टू द गवर्नमेंट अथॉरिटी। सरकार अब जो है, इस वाली आप एंशियंट हिस्ट्री से वापस आ जाइए, अभी इसी पर्टिकुलर डेफिनेशन को हम आज के समय पे अगर अप्लाई कर दें, कि ठीक है, इंडिविजुअल्स कलेक्टिवली एग्री टू फॉर्म, जब आजादी हुई हुई ही थी, जब जो है बंटवारा होना था, डिसाइड हो गया था, हुआ नहीं था, तब क्या हुआ, जो भारत के लोग हैं, यूनियन ऑफ इंडिया, ऑल दी स्टेट्स विच अग्रीड टू ज्वाइन इंडिया, तो उन लोगों ने कलेक्टिवली उन्होंने कॉमनवेल्थ बना लिया। कॉमनवेल्थ मतलब ये सारे जो इंडिया के अंदर जो जियोग्राफिकल रिसोर्स रहेगा उसका, वो सारा हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो उन लोगों ने मिलकर कॉमनवेल्थ बनाया, कलेक्टिवली अग्री टू फॉर्म अ कॉमनवेल्थ अंडर अ सेट ऑफ रूल्स। ये सेट ऑफ रूल्स जो है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है यहाँ, सेट ऑफ रूल्स बनाया टू एस्केप द केओस ऑफ स्टेट ऑफ नेचर। उन्होंने बोला अगर संविधान नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, कोई एक पर्टिकुलर स्टेट होगा जो सबसे ज्यादा ताकतवर होगा, वो सबको मारेगा। पता चला ब्रिटिश सरकार गई, कोई नया जो है दूसरा राष्ट्र आ जाता और हम पे कब्जा कर लेता, अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाते, या फिर हम में से ही कोई जो है ज्यादा ताकतवर होता, वो धीरे धीरे करके वापस से वो लड़ाइयां, जो मुगल मराठास की जो लड़ाइयां थी, वो वापस से चालू हो जाती। तो नहीं, हमने बोला कि हम ये स्टेट ऑफ नेचर से बचने के लिए हम अग्री कर रहे हैं दैट वी, हम लोग सारे साथ रहेंगे, साथ मिलके रहेंगे, ये सारे कानून है जो संविधान में लिखे हुए हैं, और इससे ही हम जो है गवर्न होंगे, इसको फॉलो करेंगे। दिस एग्रीमेंट ग्रांट लेजिटिमेसी टू द गवर्नमेंट अथॉरिटी। मतलब उन सब ने मिलकर बोला कि हम एक गवर्नमेंट बनाएंगे जो सेंटर पे रहेगी, जो बताएगी हमको क्या करना है, कैसे करना है, कहां करना है, ठीक है। आई होप आई हैव मेड दिस क्लियर, बहुत ईजी। अब मुझे लग रहा है कि इतना तो समझ आ गया होगा। अब जो है डिफरेंट फिलोसोफर्स ने क्या बोला, थॉमस हॉब्स का संविधान के बारे में क्या कहना है, सरेंडर ऑफ राइट्स टू सोवरेन फॉर पीस एंड ऑर्डर। सोवरेन क्या होता है, सोवरेन होता है दी टॉप अथॉरिटी, सबसे ऊपर की अथॉरिटी। तो थॉमस हॉब्स देखिए 16th सेंचुरी के हैं, 1588 से 1679 की, बहुत पुरानी बात हो रही है। उन्होंने बोला था कि हम हमारे राइट सरेंडर कर रहे हैं, जैसे कि आप आपका राइट सरेंडर कर रहे हो कि सड़क पूरी मेरी है, मैं कहीं भी चल सकता हूं। नहीं, आपने राइट सरेंडर किया आपका कि मैं बीच सड़क पे नहीं चलूंगा, मैं सड़क के लेफ्ट साइड पे चलूंगा, ठीक है। टू सोवरेन फॉर पीस एंड ऑर्डर, इससे क्या हुआ, जब आपने बोला कि मैं लेफ्ट साइड पे चलूंगा, तो आपने रूल सेट कर दिया कि मैं मेरा राइट सरेंडर कर रहा हूं, मतलब सारे लोग उनका राइट सरेंडर कर रहे हैं, सब लोग ने राइट सरेंडर कर दिया कि हम बीच में नहीं चलेंगे, हम सड़क के साइड में चलेंगे, जिससे कि पीस एंड ऑर्डर रहेगा। और भी एग्जांपल्स आप ले सकते हैं, जैसे कि आप जो है किसी से बेफालतू में सड़क पे जाके लड़ने नहीं लगेंगे, या कोई आपको गाली बक दे सड़क पे जाते हुए, तो आप इसको सीधा गोली नहीं मार देंगे। तो ये भी राइट जो है, आप पीस एंड ऑर्डर के लिए सरेंडर कर रहे हो, कि आप बोल रहे हो कि पीस एंड ऑर्डर रहे, सर आप बता दो कि कोई हमको गाली बके तो हम क्या कर दें, हमको गुस्सा ज्यादा आता है, हम तो सीधा सर फोड़ने वाले में से। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है नहीं, आप सर नहीं फोड़ोगे, कोई गाली दे रहा है तो आप गाली दे सकते हो, आप उसको गोली नहीं मार सकते हो, ठीक है। यस, तो ये थॉमस हॉब्स ने बोला सरेंडर ऑफ राइट्स। जॉन लॉक क्या बोल रहे हैं, कंसेंट टू प्रोटेक्ट नेचुरल राइट्स, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। नेचुरल राइट्स क्या होते हैं, इंसान के नेचुरल राइट्स वो होते हैं जो उसके पैदा होते ही उसको मिल जाते हैं, वो राइट्स उसके पास में, क्योंकि वो इंसान है। क्या कोई और जीव जो है इस प्रकार से अपनी बातों को प्रेजेंट कर सकता है जिस प्रकार से इंसान रख सकता है, नहीं। वी हैव अ नेचुरल राइट ऑफ राइट टू स्पीक, ठीक है। तो ये एक नेचुरल राइट है, राइट टू ओन प्रॉपर्टी, ये एक नेचुरल राइट है। ये जानवर में भी है, राइट टू ओन प्रॉपर्टी। चार जानवर भी आपस में लड़ सकते हैं अगर उनकी प्रॉपर्टी अगर छीन ली जाए तो, है ना। तो राइट टू ओन प्रॉपर्टी इज अ नेचुरल राइट। और लिबर्टी,
आपको चलने की, घूमने की, दूसरे स्टेट में जाने की, इन सब चीजों की लिबर्टी है। आपको लिबर्टी है कि आप आपके पसंद का प्रोफेशन चूज कर सकते हैं। मे बी आपको लिबर्टी ना हो, आपके पेरेंट्स बताएंगे कि करियर में किस जगह जाना है आपको, बट 2 3 4 years डाउन द लाइन यू विल अंडरस्टैंड कि यार हाँ, कर तो लिया लॉ, बट जीवन में ये करना है, वो करना है। ठीक है, तो ये आपकी लिबर्टी है। तो ये सारे आपकी लिबर्टीज है। सो कंसेंट टू प्रोटेक्ट नेचुरल राइट्स, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, ये सब आप कंसेंट दे रहे हो। कॉन्स्टिट्यूशन जब बनता है तो सब लोग मिलकर जो कॉमनवेल्थ में रह रहे हैं वो कंसेंट दे रहे हैं कि सर हम हमारा राइट सरेंडर कर रहे हैं, हम आपको कंसेंट दे रहे हैं कि आप ये सारी चीजें हमारी प्रोटेक्ट करोगे। हम नहीं कर सकते हैं, कोई बाहर वाला आया तो आप प्रोटेक्ट करके दो, हम आपको पैसा देंगे। टैक्स, वो जो पैसा है वो टैक्स है। और रूसो क्या कह रहे हैं? रूसो कह रहे हैं कंसेंट टू मेजोरिटी रूल विथ राइट टू रेबेल। कंसेंट टू मेजोरिटी रूल, मेजोरिटी रूल इसलिए क्योंकि अगर 200 लोग एक शहर में रह रहे हैं, मान लो भारत में सिर्फ 100 लोग रह रहे होते, तो कंसेंट टू मेजोरिटी रूल मतलब कि 80 लोगों ने बोल दिया कि भाई हम चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रहे, तो यहां पे चलो वो 20 लोग भी कंसेंट कर रहे हैं टू मेजोरिटी रूल, लेकिन विथ राइट टू रेबेल। भारत में राइट टू रेबेल नहीं है, बट देयर आर अदर कंट्रीज लाइक जर्मनी। जर्मनी में जनरली जो डिक्टेटरशिप थी ऑफ हिटलर, उसके बाद में राइट टू रेबेल आया था। यूएसए में राइट टू रेबेल है, फ्रांस में राइट टू रेबेल है, भारत में राइट टू रेबेल नहीं है। ठीक है, भारत में जेल में रख दिया जाएगा आपको। और स्वेल जो सेक्शन, सॉरी फॉर्मर सेक्शन जो 124A सेडिशन ऑफ इंडियन पीनल कोड था, जो कि अब 152 हो गया है, उसके हिसाब से। खैर दीज आर मच डिटेल्ड स्टफ विच इज नॉट रेलिवेंट फॉर यू। तो राइट टू रेबेल भारत में तो नहीं है, ये सारी चीजें संविधान की है। आउटकम क्या होता है देख लेते हैं। गवर्नमेंट पावर इज लेजिटिमेट ओनली व्हेन derived फ्रॉम द कंसेंट ऑफ द गवर्नड। गवर्नमेंट पावर इज लेजिटिमेट ओनली व्हेन इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द कंसेंट ऑफ द गवर्न। जब हम कंसेंट दे रहे हैं कि हाँ हम आपसे गवर्न करना चाहते हैं, होना चाहते हैं, और ये सारी चीजें हैं जिसमें हम गवर्न होना चाहते हैं, तो ही आपकी पावर लेजिटिमेट है, वरना आपकी पावर लेजिटिमेट नहीं है। ठीक है। अब आप एक काम कीजिए, मुझको कमेंट सेक्शन पे एक एग्जांपल बताइए जहां पे कोई सिनारियो अभी करेंटली इंडिया में हो रहा है, जहां आपको लगता है दैट वी द पीपल हु आर बीइंग गवर्न डू नॉट पर्टिकुलरली गिव आर आर परमिशन कि हमें ये वाली चीज पे ऐसे गवर्न होना है। रादर हम सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लाइक जब ये कॉकरोच जनता पार्टी भी प्रोटेस्ट करने होता रही है, तो किसी चीज का जो है विरोध हो रहा है बहुत ज्यादा, है ना? तो क्या ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहा है? इज इट ऑल दीज थिंग्स आर इन कॉन्सोनेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट? मुझे लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है। ठीक है, चलिए। सो आई होप कि मैंने आपको सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी समझा दी हो, कैसे संविधान इवॉल्व हुआ, धीरे धीरे बना, वो बता दिया। अब एक फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन की कि क्या होती है। फॉर्मल डेफिनेशन क्या होती है? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फंडामेंटल लॉ। फंडामेंटल क्या होता है? बिल्कुल बेसिक, नींव, किसी चीज की नींव जिसके ऊपर सब कुछ बना होता है, दैट इज फंडामेंटल। फंडामेंटल लॉ ऑफ द पॉलिटिकल कम्युनिटी। पॉलिटिकल कम्युनिटी का क्या मतलब होता है? बीजेपी और कांग्रेस? नहीं, इट्स नॉट बीजेपी एंड कम्युनिस्ट कांग्रेस। पॉलिटिकल कम्युनिटी इज, इसको, इस शब्द को तोड़िए आप, पॉलिटिक्स प्लस कम्युनिटी। तो कम्युनिटी क्या होता है? कम्युनिटी कुछ भी हो सकता है। कम्युनिटी जियोग्राफिकल कम्युनिटी हो सकती है, लाइक जो मध्य प्रदेश में रह रहे हैं वो मध्य प्रदेश की कम्युनिटी है, जो महाराष्ट्र में रह रहे हैं वो महाराष्ट्र की जियोग्राफिकल कम्युनिटी, गुजरात वाले गुजरात की पॉलिटिकल जियोग्राफिकल कम्युनिटी है। हो सकता है कि ये कास्ट वाइज हो सकता है एक हिंदू कम्युनिटी, सॉरी, हो सकता है एक ब्राह्मणिकल कम्युनिटी हो, एक मराठा कम्युनिटी हो, एक जाट कम्युनिटी हो सकता है रिलीजन वाइज हो कि हिंदी कम्युनिटी एंड मुस्लिम कम्युनिटी। सो देयर कुड बी सेवरल एग्जांपल्स ऑफ कम्युनिटी, just the people who follow some basic, some कॉमन प्रिंसिपल्स जो फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। जैसे मध्य प्रदेश में रहने वाले वही कि आप खाना क्या खाते हैं। जैसे हरियाणा वालों की बहुत पॉपुलर एक लाइन है, दूध दही का खाना नंबर 1 हरियाणा। तो उनकी ये सारी चीजें जो वो बिलीव करते हैं, आपको पता है हरियाणा जाओगे तो उनकी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज होती है, उनका एक पर्टिकुलर पहनावा होता है। आपको पता है राजस्थान जाओगे तो आपके दिमाग में आ जा रहा है कि अच्छा दाल बाटी चूरमा, दो सारीज, दो बिग मुस्टाशेस मुस्टैशेस, सब आपके दिमाग में आ जा रहा है। तो ये सारी चीजें एक ज्योग्राफिकल कम्युनिटी, या फिर आप हिंदू की बात करें तो हिंदू एक पर्टिकुलर बिलीफ को फॉलो करते हैं, वैसी कम्युनिटी। तो पॉलिटिकल कम्युनिटी क्या हुई? पॉलिटिकल कम्युनिटी, पॉलिटिक्स का मतलब समझिए। ठीक है, पॉलिटिक्स का मतलब जो है नहीं पता होगा प्रीटी श्योर लोगों को। हम इस्तेमाल बहुत करते हैं पॉलिटिक्स का जो शब्द है कि यार वो तो कॉलेज पॉलिटिक्स चल रही है या फिर पावर पॉलिटिक्स चल रही है, बट पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है? पॉलिटिक्स का मतलब होता है, एक्चुअली लेट मी टेल यू पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है? पॉलिटिक्स का मतलब होता है प्रोसेस टू ऑर्गेनाइज एंड एक्सरसाइज। प्रोसेस होती है टू ऑर्गेनाइज एंड एक्सरसाइज। क्या? ये चार चीजें।
कौन सी चार चीजें? अथॉरिटी, रिसोर्स, डिवीजन एंड पावर। ये चार चीजें, वो प्रोसेस, पॉलिटिक्स एक प्रोसेस होती है जिससे ऑर्गेनाइज और एक्सरसाइज किया जाता है। क्या? अथॉरिटी को ऑर्गेनाइज और एक्सरसाइज किया जाता है। अथॉरिटी मतलब पॉलिटिक्स क्या हुआ कि जैसे अभी पॉलिटिकल कम्युनिटी की बात हो रही है यहाँ पे ना, तो यहाँ के इस हिसाब से ही हम अगर पॉलिटिक्स को देखें तो पॉलिटिक्स क्या हुआ कि भारत के लोग जो हैं वो ऑर्गेनाइज एंड एक्सरसाइज संविधान के हिसाब से। ऑर्गेनाइज की मतलब किस प्रकार से ऑर्गेनाइज्ड है सारी अथॉरिटी, कि भाई सबसे ऊपर जो है सेक्रेटरी साहब होंगे, सेपरेट सेक्रेटरी के अंदर कोई और असिस्टेंट सेक्रेटरी होंगे, एसोसिएट सेक्रेटरीज होंगे, और उसके अंदर और अंडर सेक्रेटरीज होंगे, फिर जो है आपके कमिश्नर्स आ सकते हैं, फिर जो है आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरीज के नीचे सारी ये सब लोग आ रहे हैं, फिर जो है आपके डायरेक्टर्स आ सकते हैं, फिर आपके डीएम्स आ सकते हैं। ये उन्होंने एक जो है ऑर्गेनाइज किया है और उनको बताया है कि कौन कौन सी पावर ऑफ एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, ऑर्गेनाइज एंड एक्सरसाइज बता दिया। रिसोर्सेज कैसे ऑर्गेनाइज और एक्सरसाइज होंगे कि भाई इतना इतना पैसा टैक्स से आया है, हम इतना इतना पैसा जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जो है डेवलप करने में लगा रहे हैं। तो ये वाला उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, एक्सरसाइज किया। रिसोर्सेज का कैसे एक्सरसाइज होना है। डिवीजन, डिवीजन किसी भी पर्टिकुलर रिसोर्स का डिवीजन हो कैसे रहा है कि इतना रिसोर्स आया, हम इतना वाला मतलब मान लो कि 100 करोड़ रुपए आए स्टेट सरकार के पास में। अब स्टेट सरकार बोल रही है कि डिवीजन कैसे करना है, क्या गरीबों के लिए ही कुछ बनाना है या रईसों के लिए ही कुछ बनाना है। क्या हम एक बहुत सरकारी मॉल बना दे, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना दे जिसपे जो है बड़ी बड़ी शॉप खुले, या फिर हम जो है कहीं इसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में लगा दें, या तो फिर हम गरीबों की सहायता के लिए कुछ जो है पब्लिक रिसोर्स, बसेस या ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल कर दें। ठीक है, तो कैसे डिवीजन हो रहा है, और पावर, ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सरसाइज ऑफ पावर कैसे हो रहा है, ये हमने अथॉरिटी के साथ में ही समझ लिया था। अथॉरिटी और पावर, तो ये होता है पॉलिटिक्स। और पॉलिटिकल कम्युनिटी मतलब यही हुआ कि पॉलिटिकल कम्युनिटी मतलब भारत की पॉलिटिकल कम्युनिटी जिन्होंने मिलकर संविधान बनाया है, मतलब वी द पीपल ऑफ इंडिया। We the people of India, we the people of India is one of the most important things that you need to know. These are the starting words, we the people of India, of the preamble of the Constitution of India, जिससे कि संविधान अपनी पावर लेता है। किससे लेता है? We the people of India, मतलब हमसे लेता है। तो पॉलिटिकल कम्युनिटी किसकी बात हो रही है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमारी बात हो रही है। जो गवर्न हो रहे हैं उनकी बात हो रही है, जिन्होंने कंसेंट दिया है कि हमें आप गवर्न कर लो, उनकी बात हो रही है। ठीक है, तो यस, पॉलिटिकल कम्युनिटी इज अस, वी द पीपल ऑफ इंडिया, द सेट ऑफ पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स बाय विच स्टेट इज गवर्न। पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स यहां पे क्या हुआ? पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स हुआ यहां पे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, एटसेट्रा। कौन से पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स हैं जिसपे जो है भारत की जनता ने बोला कि हाँ इस पे हम गवर्न होने तैयार हैं? ये प्रियम्बल के शब्द है, ये प्रियम्बल के शब्द है जो मैं आपके सामने लाके आया हूं कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस ऑफ, जस्टिस सोशियो, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। कौन सा जस्टिस होना चाहिए? सोशल जस्टिस होना चाहिए, और पॉलिटिकल जस्टिस होना चाहिए, इकोनॉमिक जस्टिस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी के पास में 1,000 करोड़ रुपए और किसी के पास खाने का पैसा नहीं है, तो नहीं। ठीक है, अब उसने कमाया है वो ठीक है, लेकिन सरकार को कोशिश करनी है कि वहां से थोड़ा टैक्स ज्यादा लेके इनकी सेवा में लगाए। ठीक है, तो ये जस्टिस मिलेगा। लिबर्टी, आपको आजादी मिलेगी किस चीज की? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। लिबर्टी आपको सोचने की मिलेगी, लिबर्टी जो आपने सोचा है उसको एक्सप्रेस करने की मिलेगी। बिलीफ, आपको लिबर्टी मिलेगी कि आप बिलीव कर सकते हो किसी चीज में जो आपको लग रहा है। आपको बिलीव करना है कि भगवान होते हैं, आप बिलीव कीजिए। आपको करना है, बिलीव करना है भगवान नहीं होते, आप बिलीव कीजिए उस पर। ठीक है, तो लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, कि हम इस पर्टिकुलर धर्म में फेथ रखते हैं, हम इस पर्टिकुलर चीज में फेथ रखते हैं। एंड वर्शिप, आपको लिबर्टी है कि आप वर्शिप कर सकते हैं। ठीक है, आपको कोई रोकेगा नहीं। ऐसा, भारत एक ऐसा राष्ट्र नहीं है जहां पे अगर आप हिंदू पूजा करेंगे तो फिर कोई मुस्लिम कम्युनिटी या कहीं मुस्लिम पे वर्शिप वर्शिप करेंगे तो हिंदू कम्युनिटी आपको रोक देगी कि नहीं, भारत की जमीन पे अलाउ नहीं है कि तुम जो नमाज पढ़ लो, ये सब नहीं, ये नहीं। ठीक है, तो दीज आर द पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स। इक्वालिटी रहेगी, इक्वालिटी ऑफ थॉट, इक्वालिटी रहेगी। आपको किन चीजों की इक्वालिटी रहेगी? इक्वालिटी रहेगी कि आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज इक्वल मिल रही हैं हर किसी को। ये नहीं है कि अच्छा आप जो हिंदू हो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलेंगी, अच्छा आप मुस्लिम हो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज कम मिलेंगी। नहीं नहीं नहीं, आप ब्राह्मण हो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलेंगी, आप एससी हो आपको कम मिलेगी। नहीं, ये सारी चीजें नहीं, इक्वालिटी रहेगी।
और इक्वालिटी से भी यहां मतलब इक्विटी है, वो जब हम आर्टिकल 14 पढ़ेंगे राइट टू इक्वालिटी, उस पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट दीज आर द पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स बाय विच दिस पर्टिकुलर स्टेट, स्टेट का मतलब यहां पे भारत है। जब आप लॉ पढ़ेंगे और वहां पे बार बार स्टेट आएगा, तो स्टेट का मतलब एक्चुअली द कंट्री से होता है। तो यहां पे स्टेट भारत है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया हो। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फंडामेंटल लॉ। फंडामेंटल मतलब सबसे बेसिक नींव है हर कानून की। सारे कानून जो है, सीआरपीसी, बीएनएसएस, आईपीसी, भारतीय न्याय संहिता, साक्ष्य अधिनियम, लिमिटेशन एक्ट, सिविल प्रोसीजर कोड, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, फैमिली लॉ, एवरी लॉ विच एवर इज देयर derives their power from the Constitution of India। संविधान से वो उनकी पावर लेते हैं, ठीक है। तो दैट इज अ फंडामेंटल लॉ ऑफ अ पॉलिटिकल कम्युनिटी। पॉलिटिकल कम्युनिटी कौन? वी द पीपल ऑफ इंडिया। द सेट ऑफ पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स बाय विच अ स्टेट इज गवर्न। सेट ऑफ पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स मैंने आपको बता दिया, ये सब रहे जो प्रियम्बल में लिखे हैं, और इससे ही स्टेट गवर्न होता है। कूल। आई थिंक आई हैव मेड इट क्लियर। मैंने डेफिनेशन आपको अच्छे से समझा दियो। फिर कोर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है संविधान की? स्टैब्लिशेस एंड लिमिट्स गवर्नमेंट अथॉरिटी। पहले मैंने बता दिया था, स्टैब्लिश तो ठीक है, पहली बात कौन बनेगा सरकार, कैसे बनेगी सरकार, ये तो बता ही रहे हैं संविधान में। ये भी बता रहे हैं कि कितनी बनोगी, आप प्रॉब्लम्स का समाधान आप दे सकते हो, कितनी पावर होगी आपके पास में, है ना। अथॉरिटी कितनी होगी, आपको कहां रखना है। लिमिट इज द मोर इंपॉर्टेंट वर्ड। एक्ट एज हायर लॉ, सुप्रीम टू ऑल अदर लॉज। ये मैंने आपको बता दिया, सुप्रीम टू ऑल अदर लॉज मतलब सारे जो कानून है वो संविधान से उनकी पावर डिराइव करते हैं। ओके। डिफाइन स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। संविधान क्या करता है? डिफाइन स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। जैसे हम संविधान में बता दिया गया है कि तीन इंस्टीट्यूशन है सबसे बड़े, जो कि है व्हाट? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। आप तीनों में सेपरेशन ऑफ पावर रहेगा, आप तीनों एक दूसरे में जो है दखल अंदाजी नहीं करेंगे। चेक्स एंड बैलेंसेस रहेगा, बट सेपरेशन ऑफ पावर्स रहेगा, ठीक है। तो ये जो है यही बताया इन्होंने कि स्ट्रक्चर ऐसा है भारत का, ठीक है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का। उसके बाद प्रोटेक्ट्स फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजंस। सिटीजंस भी हैं और पीपल भी है। कुछ राइट्स है जो सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं, और कुछ राइट जो है वो हर किसी के लिए है। लाइक राइट टू लाइफ तो हर किसी के लिए है ना। अब ऐसा नहीं कि कोई फॉरेनर आया भारत में तो उसका राइट टू लाइफ ही ले लिया, नहीं, दैट इज फॉर एवरीवन। बट लाइक राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, आर्टिकल 15 एंड 16 माइट बी फॉर द सिटीजन्स ओनली। अब फॉरेनर को वही अधिकार इक्वालिटी का नहीं दे दिया जाएगा कि अच्छा आप फॉरेनर हो, आपको भी जो है प्रेसिडेंट बनने का अधिकार देते हैं हम, नहीं, वो सिर्फ भारतीय सिटीजन के पास है। आप पहले सिटीजन बनो, फिर वो अधिकार आपको मिलेगा। उसके बाद प्रिस्क्राइब्स रूल्स फॉर अमेंडमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 368 की बात हो रही है यहाँ। आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अमेंड की मतलब समय के साथ संविधान बढ़ रहा है, बदलाव हो रहा है जो चीजों में। जैसे कल तक के समलैंगिक संबंधों मतलब सेम सेक्स रिलेशनशिप्स को जो है भारत में इलीगल माना जाता था, कानूनी अपराध माना जाता था। बट आजकल चलो उन्हें जो है मैरिटल राइट्स नहीं मिले हैं, शादी करने का अधिकार नहीं मिला है, बट कम से कम अब वो इलीगल तो नहीं है, अब वो एक ऑफेंस तो नहीं है रादर, ठीक है। तो वही जो अमेंडमेंट है ये संविधान के साथ भी होता है कि जैसे जैसे जरूरत पड़ती जाएगी, समय बदलता जाएगा, तो संविधान में अमेंडमेंट मतलब चेंज मतलब बदलाव लाने की जरूरत होगी। और इसका एक प्रावधान पर्टिकुलरली होता है संविधान में। देयर इज अ पर्टिकुलर प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 368 जो बताता है कि दिस इज अ प्रोसीजर बाय विच यू कैन अमेंड सर्टेन पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, ठीक है। Key inside the only conceivable alternative to constitution is condition of anarchy। वही मैंने बोला, संविधान नहीं है तो क्या है? एनार्की है, मतलब कोई कानून नहीं। फिर जो जो नेचर का स्टेट ऑफ नेचर है वो कानून है। जो सबसे ज्यादा ताकतवर हुआ उसका उसकी ही चल रही है, फिर उसको कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है ना। चलो, आई होप इतना भी सारा क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव फर्दर। आज आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड द रूल ऑफ लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ये शब्द जो है अभी सीख लो, कॉलेज लाइफ में बहुत परेशान करता है वरना, ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है। तो आप पहले ये समझो कि कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म सेम सेम साउंड कर रहे हैं, ठीक है। कि इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअलिज्म, इंसान और इंसानियत की बात हो रही है। इंसान कोई भी हो सकता है, बट क्या जरूरी है हर किसी में इंसानियत हो? आप देखते होंगे ऐसे मीम्स दिख जाते हैं कि कई लोग जो है सड़क पे चलते चलते कोई कुत्ता बैठा हुआ है, इसको लात मार के चले जा रहे हैं। क्यों मार रहे हो भाई? क्यों मार रहे हो? उसने कुछ बिगाड़ा आपका? इंसान है वो, लेकिन इंसानियत नहीं है। सेम वही बात है कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में कि अब आपको इंसानियत तो चलो पता है, यू योरसेल्फ बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, यू नो कि इंसानियत क्या होती है, यू नो कि सिंपैथी क्या होती है, यू नो कि दया की भाव क्या होता है, ठीक है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अभी आपके लिए हो सकता है एक नया कॉन्सेप्ट, तो आपको नहीं पता। लेकिन मैंने आपको अभी ऑलरेडी बता दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात है इज लिमिटिंग द पावर ऑफ पीपल, लिमिटिंग द पावर ऑफ द अथॉरिटी।
ठीक है, कि प्राइम मिनिस्टर की कितनी पावर होनी चाहिए, कितनी मतलब ये तो है कि कितनी, बट कहां रुकनी चाहिए इज मोर इंपॉर्टेंट थिंग। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज एक्चुअली अ थिंग विच लिमिट्स द पावर ऑफ द अथॉरिटीज, कि इससे आगे आप नहीं जा सकते हो। क्यों नहीं जा सकते हो? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात आप नहीं मानोगे तो भारत में संविधान हो सकता है, बट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं हो सकता है। ठीक है, तो वैसी इंसान और इंसानियत, वैसी कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। एक बार पढ़ते हैं क्या लिखा है। फिलोसफी: गवर्नमेंट अथॉरिटी डिराइव्स फ्रॉम फंडामेंटल लॉ एंड मस्ट बी लीगली लिमिटेड इन पावर्स। देखो फिर से, लीगली लिमिटेड इन पावर्स। फिलोसफी ये है कि गवर्नमेंट अथॉरिटी डिराइव्स फ्रॉम, जो सरकार की अथॉरिटी है वो डिराइव्स फ्रॉम फंडामेंटल लॉ, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड मस्ट बी लीगली लिमिटेड इन पावर्स। ये फिलोसफी है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की, कि लिमिटेड इन पावर, लिमिटेशन होना चाहिए पावर पे। लिमिटेड गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आर बाउंड बाय लिमिटेशंस ऑन देयर पावर एज एस्टैब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। वही वाली बात है कि इससे ज्यादा आप नहीं बढ़ सकते। मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हुआ तो पूरे कैबिनेट को रिजाइन करना पड़ेगा। कहां लिखा है? संविधान में लिखा है। ये नहीं लिखा है नो कॉन्फिडेंस, लेकिन वहां पे ऐसी बात लिखी हुई है कि अगर आपके वोट अगेंस्ट चला गया तो फिर आपको रिजाइन करना पड़ेगा। तो ये होता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। और रूल ऑफ लॉ, लिमिटेड गवर्नमेंट एंड रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ क्या होता है? ये एक और कंसेप्ट है रूल ऑफ लॉ, जो कि आपको जीवन भर याद रहना रखना है। बीइंग अ लॉयर, बीइंग अ लॉयर आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, रूल ऑफ लॉ मतलब होता है कानून से ऊपर कोई भी नहीं, सबसे ऊपर कानून। ठीक है, बहुत इंट्रिकेट डिफरेंस है रूल ऑफ लॉ एंड लिमिटेड गवर्नमेंट में। एक बार रूल ऑफ लॉ में आपको समझा देता हूं फिर से, फिर हम पढ़ते हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ आर्बिट्ररी जजमेंट विथ लॉ, नो पर्सन इज अबव द लॉ, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। चाहे आप प्रेसिडेंट हो, चाहे आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, चाहे आप एक गरीब या फिर कोई बेगर हो स्ट्रीट पे, आप सब रूल ऑफ लॉ के अंदर ही गवर्न हो रहे हो। देर आर ऑफ कोर्स सम एक्सेप्शंस की जो है, प्रेसिडेंट को जो स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते हैं, प्राइम मिनिस्टर को स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते हैं। देयर इज पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस कि प्रेसिडेंट को जो है अरेस्ट नहीं किया जा सकता किसी सिविल मैटर पे, कोई उनके खिलाफ केस दायर नहीं होगा और उनपे कोई प्रोसीडिंग्स नहीं चलाई जा सकती हैं। ये सारी कुछ जो है ऑफ कोर्स आपको पर्क्स मिलते हैं, बिकॉज प्रेसिडेंट भी आप मेहनत करके बने, यूर रिप्रेजेंटेटिव, यूर द फर्स्ट पर्सन ऑफ द कंट्री, तो कुछ आपको राइट्स मिलते हैं। बट ये नहीं कि अगर आप खून कर दें किसी को तो भी आपका कुछ नहीं होगा, नहीं। वहां पे रूल ऑफ लॉ आ जाता है। ठीक है, तो ये होता है रूल ऑफ लॉ की कानून सबसे ऊपर। अब आपके दिमाग में सवाल उठना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिमिटेड गवर्नमेंट एंड रूल ऑफ लॉ। देखो, ये समझो, ये समझो, रूल ऑफ लॉ भी बोलता है कि कानून से ऊपर कोई नहीं। तो ये कह रहा है लिमिटेड गवर्नमेंट इज कि मान लो आप कोई ऑफेंस कर दे रहे हो, आप किसी का पर्स चुरा ले रहे हो, तो लिमिटेड गवर्नमेंट इज कि दूसरे जुरिस्डिक्शन का पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट नहीं कर सकता। दिस इज लिमिटेड जुरिस्डिक्शन, कि लिमिटेड गवर्नमेंट कि भाई लिमिट कर दिया है हमने उनको कि भाई आपकी लिमिट है ना, या इस दायरे के आगे आप पुलिस ऑफिसर नहीं हो। इस दायरे के आगे आप इस चीज को जो है, आप ये नहीं कि मैं पुलिस ऑफिसर हूं आप आके अरेस्ट कर लोगे, नहीं, नहीं कर सकते। तो ये लिमिटेड गवर्नमेंट हो गया। एंड रूल ऑफ लॉ क्या हुआ? रूल ऑफ लॉ ये हुआ कि जो भी पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट करेगा वो एक पर्टिकुलर प्रोसीजर फॉलो करके करेगा, कि वो आपको बताएगा आपके अधिकार क्या हैं। आपको बताएंगे कि भाई आपके पास ये अधिकार है कि आपको 24 घंटे के अंदर जो है नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। आप आपके पसंद के लीगल काउंसिल को हायर कर सकते हैं आपको रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर आपको पुलिस स्टेशन लेके जाया जा रहा है तो आपके घर पे आपके नियर रिलेटिव्स को, आपके दोस्त को, जिसको भी आप बोलेंगे उसको बता रहा आपका अधिकार है। तो ये सब प्रोसीजर है कि अगर आपको अरेस्ट किया जा रहा है तो रूल ऑफ लॉ से, लेकिन कहीं और का इंसान आपको आके अरेस्ट नहीं कर लेगा, दैट इज लिमिटेड गवर्नमेंट। ठीक है, वेरी वेरी माइन्यूट डिफरेंस, वेरी मतलब इंट्रिकेट डिफरेंस है ये। बट ये लॉयर चीजें हैं, मुझे लग रहा है बहुत एडवांस चीज मैंने आपको थोड़ी सी बता दी है। ठीक है, नाउ सिंस आई एम टीचिंग यू, यू कमिंग टू मी, देयर आर सर्टेन पर्क्स दैट यू बीइंग टॉट बाय अ एडवोकेट, हाई कोर्ट एंड अ प्रोफेसर। सो ठीक है, वो धीरे धीरे ग्रोथ होती रहनी चाहिए। आपका जो है दिमाग ज्यादा खुलेगा तो आपको एग्जाम पे जाके कम तकलीफ होगी। ठीक है, तो खुद को प्रेशर के अंदर रखिए। चलिए आइए, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वर्सेस एब्सोल्यूटिज्म क्या होता है? लिमिटेड गवर्नमेंट अंडर हायर लॉ। एब्सोल्यूटिज्म क्या होता है? अनलिमिटेड सोवरेन पावर। एब्सोल्यूटिज्म मतलब सारी पावर, प्रेसिडेंट, रादर प्राइम मिनिस्टर समझते हैं कि भारत में थोड़ा प्राइम मिनिस्टर के। तो एब्सोल्यूटिज्म क्या होता है? एब्सोल्यूटिज्म ये समझिए कि प्राइम मिनिस्टर से समझिए इसको, कि प्राइम मिनिस्टर के पास इतनी पावर होगी कि वो सुन ही नहीं रहे हैं किसी की। जो प्राइम मिनिस्टर बोल दे वही कानून है। उन्होंने बोल दिया कि भाई अब एमपी सरकार अब नहीं रहेगी, महाराष्ट्र सरकार नहीं रहेगी, अब हम ही जो है गवर्न करेंगे उनको, हम नहीं सुन रहे किसी की। वो एब्सोल्यूटिज्म है। वो बोल दिया कि भाई ये खान सर कुछ कुछ बोल रहे थे, इनको अंदर कर दो, एब्सोल्यूटिज्म हो गया। ठीक है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं हुआ। वो सिर्फ एक इंसान, मोनार्की वाली बात होगी, कि अगर वो एक थोड़ा सा करप्ट राजा हो, जैसे कि कोई एक ऐसा राजा हो जो किसी की सुनता ना हो, है ना, वो सिर्फ अपनी चला रहा हो, तो वैसा उसको एब्सोल्यूटिज्म बोलते हैं। ठीक है,
आपको एनार्की समझ में आ गया, आपको कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आ गया, आपको एब्सोल्यूटिज्म समझ में आ गया, आपको कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म समझ में आ गया, आपको लिमिटेड गवर्नमेंट समझ में आ गया और आपको रूल ऑफ लॉ भी समझ में आ गया। आई होप दिस लेक्चर इज वेरी फ्रूटफुल फॉर यू गाइस। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्या है। वाई कॉन्स्टिट्यूशंस आर नेसेसरी, क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो इंपॉर्टेंट क्यों है ये तो हमने टू बी वेरी ऑनेस्ट ऑलरेडी पढ़ लिया है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, इफ देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज एनार्की, देयर इज केओस ऑफ लॉ ऑफ नेचर, कि जो सबसे ज्यादा ताकतवर है वो रहेगा। देयर विल बी नो लिमिटेड गवर्नमेंट। अगर हम पावर किसी को दे रहे हैं तो उनकी पावर को पे कोई रोक नहीं है कि आप कहां जाके रुक रहे हैं। उन्होंने बोला अब तो मैं बन गया प्राइम मिनिस्टर, अब कर लो जो करना है ना? तो ये यही सारी चीजें हैं। ऑर्डर एंड प्रिडिक्टेबिलिटी, फ्रेमवर्क शोइंग हु कैन डू व्हाट, प्रिवेंटिंग आर्बिट्रेरीनेस। मतलब अभी पता है संविधान के होने से कि अच्छा प्रेसिडेंट के काम ये है, वो असेंट देते हैं। प्राइम मिनिस्टर का काम ये है कि वो भाई ये सब डिसाइड करते हैं कि क्या काम होना है, कहां पे काम होना है। लेजिस्लेशन का काम ये है कि भाई आप कानून बना रहे हो। जुडिशरी का काम ये आप सेंटिनल हो, कोई लीगल सेंटिनल हो, कुछ गलत हो जा रहा है तो आप उसको देख रहे हो कि सही है या गलत है, जुडिशियल रिव्यू वगैरह कर रहे हो, है ना? ये सारी चीजें जो है। तो प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं, प्रिडिक्टेबिलिटी रहती है, आपको पता रहता है कि फोरम कौन सा है। अगर कोई दिक्कत आ गई, आपको पता है चोरी करना है तो आपको पुलिस स्टेशन जाना है। आप ये नहीं कि अरे चोरी कर लिया हॉस्पिटल जा रहे हो, नहीं। बिकॉज आपको पता है बचपन से, चलो आपको पता है, लेकिन बहुत छोटी बात है कि ये प्रिडिक्टेबिलिटी है। ये पता है कि किसी प्रॉब्लम के लिए कहां जाना है, कि आपको पता है कि भाई अगर चोरी हुई है हमारे इस इलाके में, हमारी हरियाणा के किसी गांव में, पलवल में, या फिर मध्य प्रदेश में इंदौर में, या फिर महाराष्ट्र में मुंबई में, पुणे में कहीं पे, ठीक है, या फिर छत्तीसगढ़ में रायपुर में, राजस्थान में जयपुर में, कहीं भी चोरी हुई है तो आपको पता है कि जयपुर जाना है। जयपुर के कौन से स्टेशन पे जाना है वो भी आपको पता होगा। ठीक है, अब ये नहीं कि आप जो है दूसरे स्टेट के या फिर दूसरे किसी डिस्ट्रिक्ट के पुलिस स्टेशन पे चले गए। तो यही है कि आपको एक फ्रेमवर्क रहता है शोइंग हु कैन डू व्हाट, प्रिवेंटिंग आर्बिट्रेरीनेस। आपको पता है कि यहीं का जो पुलिस स्टेशन है वही मेरी कंप्लेंट पे कॉग्निजेंस ले सकता है। लेजिटिमेसी एंड कंसेंट, लेजिटिमेसी में पहले ही बोल चुका हूं। लेजिटिमेसी क्या है? एक गवर्नमेंट लेजिटिमेट तभी है व्हेन इट इज गवर्निंग द पीपल हु आर बीइंग गवर्नड विथ द कंसेंट ऑफ दोस पर्टिकुलर पीपल हु आर बीइंग गवर्नड। अगर हमारी कंसेंट से नहीं हो रहा है तो फिर ये लेजिटिमेसी नहीं है। ठीक है, देखते हैं लेजिटिमेसी एंड कंसेंट। गवर्नमेंट अथॉरिटी डिराइव फ्रॉम द पीपल्स कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, लेजिटिमेसी क्या होता है? गवर्नमेंट अथॉरिटी डिराइव फ्रॉम पीपल्स कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्टेंस, कि हम संविधान को एक्सेप्ट कर रहे हैं, यहां से लेजिटिमेसी मिल रही है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव एक्सेप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हाँ हम इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गवर्न होने के लिए तैयार हैं, और ये जो है सरकार को लेजिटिमेसी देती है। ठीक है, और क्या बोल रहा है? राइट्स प्रोटेक्शन, संविधान में लिखा हुआ है। देखिए वैसे तो यू ऑलरेडी हैव द फंडामेंटल राइट्स बिकॉज यू आर बॉर्न, you have been born as a human being, so you have the right of acquiring property, you have a right to speak, you have liberty of moving around, so you have all these liberty। लेकिन क्या होता है ना, सरकार इसको इकट्ठा करके सब सारी राइट्स को बोले अच्छा ये वाला बिल्कुल ह्यूमन राइट है, आप पैदा हुए इंसान के रूप में तो आपको ये राइट मिलेगा ही मिलेगा, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये एक ऐसे राइट्स है जो कि अच्छा ही मिलेगा। इनको कंपाइल करके सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, आई एम सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया। बोला कि ये जो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट इज द फंडामेंटल राइट्स, दीज आर सेक्रोसैंक्ट, इनको कोई नहीं ले सकता है। ठीक है, तो वो फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है। एंश्राइन फंडामेंटल राइट्स बियॉन्ड ऑर्डिनरी पॉलिटिकल चेंजेस। ऑर्डिनरी पॉलिटिकल चेंजेस मतलब जैसे सीआरपीसी तो बदल दिया, बीएनएसएस हो गया, लेकिन ऐसे फंडामेंटल राइट्स को नहीं बदल सकते हैं। कल जो है ऐसा नॉर्मल कानून लाके ये नहीं बोल सकते अब आपका राइट टू लाइफ था, खत्म हो गया, अब जब चाहेंगे आपको गोली मार देंगे। नहीं, आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन था, खत्म हो गया, अब आप कभी कहीं कुछ भी नहीं बोल सकते हो। तो मुझे लगता है आपको बोलना वैसे भी जहां कहीं भी सरकार है वहां बोलना बहुत सोच समझ के चाहिए, वरना आपके खिलाफ कोई भी केस हो सकता है एंड दे विल फाइंड अ रीजन टू पुट यू इनसाइड द बार्स। Okay. But being an advocate, this is one of the good things that advocates and judges and maybe the politicians, but they will come later. And most of the politicians are advocates anyways. This profession gives you the right of speaking. सोसाइटी में कुछ हो रहा है ना तो वकील बोल सकता है। So this is the best profession, I believe. ठीक है, चलो। कोऑर्डिनेशन एंड ट्रस्ट, नॉन एनफोर्सिएबल रूल्स प्रोवाइड अश्योरेंस एंड कोऑपरेशन। कोऑर्डिनेशन एंड ट्रस्ट वही सारी चीजें कि जुडिशरी और पुलिस के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा, कि पुलिस पहले इन्वेस्टिगेट करके मैटर जुडिशरी के पास में ले जाएगी, फिर जुडिशरी बोलेगी कोई कमी है तो ये और कर दो, इसको समन करके ले आओ, इन्होंने ये गलती करी है, इनको पुलिस जेल में डाल दो। ठीक है, तो ये इनका कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन रहता है। कैसा रहता है वो संविधान में लिखा होता है। प्रिवेंटिंग टेरेनी, टेरेनी क्या होती है? प्रोटेक्ट्स माइनॉरिटी फ्रॉम द डोमिनेशन ऑफ मेजॉरिटी। टेरेनी होती है, तो टेरेनी का अगर हिंदी शब्द मैं खोजूं तो अत्याचार करना, ठीक है, उत्पीड़न करना किसी का।
तो वो होता है कि मतलब यहाँ पे लिखा है प्रोटेक्ट्स माइनॉरिटीज फ्रॉम द डोमिनेशन बाय द मेजोरिटी, कि जो भी माइनॉरिटीज हैं, लाइक मुस्लिम कम्युनिटीज भी यहाँ अच्छे से रहती है, एससी एसटीज भी अच्छे से रहते हैं, बिकॉज टेरनी नहीं है, संविधान में लिखा है दैट दीज पीपल नीड्स प्रोटेक्शन और इनको प्रोटेक्शन मिलेगा। ओके, स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी, entrenches core values against temporary political shifts। देखो, स्टेबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी का क्या मतलब है, कि मतलब ये मतलब नहीं है कि अगर बीजेपी पावर में आ गया तो जो बीजेपी पॉलिटिकल जो उनकी फिलॉसफी है वो भारत में हर जगह अप्लाई होगी। तो जनरली ये होता है कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को पावर में ला ही इसलिए रहे हो बिकॉज यू आर मोर इंक्लाइंड, कि देखना चाहते हो आपकी इनका जो पॉलिटिकल बिलीफ्स और प्रिंसिपल्स एंड फिलोसफी है इस पार्टी की वो कैसे एप्लीकेबल होगी भारत में। लाइक व्हेन यू ब्रिंग कांग्रेस, सो कांग्रेस इज मोर लाइक लिबरल, इसे कांग्रेस को कहते हैं कि लेफ्ट हैंड, सॉरी, लेफ्टिस्ट पार्टी है, और बीजेपी जो है वो एक राइटिस्ट पार्टी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि संविधान ही बदल दिया, अगर बीजेपी पावर में आ गई तो संविधान ही बदल दिया उन्होंने कि नहीं अब तो है हम सेक्युलर रखेंगे, नहीं सेक्युलर शब्द को हटा देंगे हम प्रियम्बल में से एंड कॉन्स्टिट्यूशन में से। ये तो नहीं होने वाला है ना, कॉन्स्टिट्यूशन तो आ चुका है, अब जो कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना के गई है वो रहेगा। तो यही बोल रहे हैं कि यहाँ पे स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी रहती है, और वो पॉलिटिकल शिफ्ट से जो है वो बदलती नहीं है। जो संविधान है वो संविधान है, वो राइट्स रहेंगे आपके पास में हमेशा जो संविधान में। दिस इज वन ऑफ द गुड थिंग्स अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। सो दिस वी रेड कि वाई कॉन्स्टिट्यूशंस आर नेसेसरी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोर फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखिए फिर से वही है, कोर फंक्शंस वही है, डिफाइन पॉलिटिकल कम्युनिटी। आर्टिकल 1 में बता दिया गया है इंडिया दैट इज भारत इज दिस यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन नॉट फेडरेशन बट यूनियन, मतलब आपके पास अधिकार नहीं है यहाँ से बाहर जाने का, फिर जब हम पढ़ेंगे वो तब आ जाएगा। इस्टैब्लिशेस स्टेट आइडेंटिटी, प्रोक्लेम्स स्टेट की आइडेंटिटी। देखिए यहाँ पे जो स्टेट इस्तेमाल हुआ है वो भारत के लिए इस्तेमाल हुआ है, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के लिए नहीं। स्टेट आइडेंटिटी क्या है? स्टेट आइडेंटिटी ये है दैट इंडिया इज अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इंडिया इज अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इस पर्टिकुलर 5 शब्द को जो मैं बोल रहा हूं प्लीज मेरे साथ एक बार बोल दीजिए। इंडिया इज अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इंडिया इज अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये सवाल आपके पीवाईक्यू में आ चुका है कि व्हाट इज पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ दीज 5 थिंग्स इन द प्रियम्बल ऑफ इंडिया, एंड दिस इज द ऑर्डर, सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। दिस इज द ऑर्डर विच इज यूज्ड इन द प्रियम्बल ऑफ इंडिया। तो यही है स्टेट आइडेंटिटी भी हमारी। ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कैसे ऑर्गेनाइज होती है, क्या होता है कि आप पहले वोटिंग करते हो, कैसे आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में वोटिंग होती है, जो आपके एमएलए होते हैं उनके लिए वोटिंग होती है, कैसे आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए वोटिंग होती है, ये सारी चीजें। ओके, लिमिट गवर्नमेंट पावर, लिमिट तो गवर्नमेंट पावर ये हर जगह आएगा। संविधान का मतलब ये लिमिटिंग द पावर। ओके, प्रोवाइड अमेंडमेंट रूल्स, ही मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। संविधान का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि उसमें अमेंडमेंट की आपको प्रोविजंस देने चाहिए, क्योंकि समय के साथ संविधान तो सदा सदा के लिए अब रहने वाला है यहाँ पे, तो उसके साथ ही आपको प्रोविजन देना पड़ेगा कि समय के साथ बदलाव कैसे हो रहा है, उससे आप संविधान कैसे बदल सकते हैं। उसके बाद इनेबल सोशल गोल्स। सोशल गोल्स भारत के क्या है, जैसे कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होगा, और ये जो रिसोर्सेज का इस्तेमाल होगा फॉर वेलफेयर ऑफ ऑल होगा, जहां तक की कोशिश रहेगी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क रहेगा, इक्वालिटी रहेगी, जस्टिस रहेगा। ये सारे जो है सोशल गोल्स है जिसपे जो है भारत को फॉलो करना चाहिए। लाइक एनिमल वेलफेयर रहेगा, वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन करने की कोशिश की जाएगी एंड इंप्रूव करने की कोशिश की जाएगी, नदियों और फॉरेस्ट की जो है रक्षा करने की कोशिश की जाएगी। ये सारे जो है सोशल गोल्स हैं। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। व्हेन वी विल बी रीडिंग इट, तब आई विल बी टीचिंग यू इट इन मोर डिटेल। तो ये आपको पता होना चाहिए सारी कितनी चीजें हो रही हैं फॉलो, ये प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा एक बार। ओके, एंड प्रोवाइड अमेंडमेंट रूल्स, ये ठीक है, हो गया। एनेबल सोशल गोल्स, ये भी हो गया, वेरी गुड। रिटर्न वर्सेस अनरिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, क्या मतलब होता है रिटर्न वर्सेस अनरिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन का? संविधान जो है 2 प्रकार के हो सकते हैं, या तो वो लिखा हो सकता है या तो वो बिना लिखा हो सकता है। लिखा संविधान क्या होता है? जो भारत का संविधान है, भारत का संविधान इज द लेंथीएस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो लिखे हुए हैं वो भारत के संविधान में। और यूके का संविधान, जो यूनाइटेड किंगडम का संविधान है, वो लिखा हुआ संविधान नहीं है। आप जो समझ रहे हैं ये वही है। मतलब आप किसी किताब की दुकान में जाएंगे, आप बोलेंगे कि भारत का संविधान दे दूंगा, वो आपको एक बुक दे देंगे, बोलेंगे दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये आपका लिखा संविधान हो गया। लेकिन आप ब्रिटेन में जाओगे, यूनाइटेड किंगडम में जाओगे, वहां बोलोगे कि मुझे यूनाइटेड किंगडम का संविधान दे दो, बोलेंगे भाई हमारा कोई ऐसा लिखा हुआ संविधान नहीं है। यू विल गेट अ रेफरेंस बुक जिसमें कोशिश की होगी जूरिस्ट ने, स्कॉलर्स ने, एडवोकेट्स ने, सॉलिसिटर्स ने, जो कि आपको एक कंपाइल करके मैटर दे, लेकिन वो बहुत बड़ा होगा। जो अनरिटर्न कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं वो चलते हैं बहुत पुराने डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से, कस्टम्स के हिसाब से, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स के हिसाब से एंड लॉज के हिसाब से।
लेकिन यहाँ जो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होता है। एक पर्टिकुलर बुक आप लेके आ सकते हो जिसमें सारे आपको आर्टिकल्स लिखे मिल जाएंगे कि अच्छा इसका आर्टिकल में ये लिखा है, लेकिन जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पे नहीं मिलता है। ठीक है। यूके इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। नो सिंगल डॉक्यूमेंट फ्रॉम स्टैट्यूट्स कन्वेंशंस, नो सिंगल डॉक्यूमेंट। जैसे मैंने बोला कि आप यूके में जाके बोलोगे संविधान की बुक दे दो, आपको नहीं मिलेगी, बिकॉज देर इज नो सिंगल डॉक्यूमेंट। ठीक है। और फॉर्म फ्रॉम स्टैट्यूट्स कहां से आता है, ये पूछ रहे हैं कहां से आता है। कहां से आता है? आता है स्टैच्यूट से। स्टैच्यूट्स मतलब बेयर एक्ट्स होता है, मतलब कानून होता है। मुझे नहीं पता आपने अभी तक कोई स्टैच्यूट देखा है कि नहीं। एक वो आपको पीले रंग पे भी आता है, दिस इस पर्टिकुलर स्टैच्यूट। ये जो स्टैच्यूट भी नहीं, ये तो रादर कॉन्स्टिट्यूशन ही है, सीधा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। आई डोंट नो इफ यू कैन सी इट और नॉट, इट्स रिटन हियर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है। तो ये जो है, जब आप वकील बन जाएंगे तब आपको जरूर पढ़ना होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये सबके लिए है। यस। तो स्टैट्यूट्स और भी ऐसे बेयर एक्ट्स होते हैं जिसमें कानून, सरकार का जो कानून बनाते हैं वो लिखे होते हैं, उनको स्टैट्यूट्स कहते हैं। तो स्टैट्यूट्स अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन वहां से आता है। कन्वेंशंस, मैंने आपको कन्वेंशंस क्या होते हैं, कन्वेंशंस मतलब जो सदा सदा से होता हुआ आ रहा है, वो माना जाने लगा है, उन्हें कन्वेंशंस कहते हैं। प्रेसिडेंट्स, प्रेसिडेंट्स क्या होते हैं, जो द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री ने बोल दिया है कि अब से अगर कुछ ऐसा हुआ तो उसका मतलब ऐसा उसका डिसीजन होगा, ऐसा उसका जजमेंट होगा, तो उसे प्रेसिडेंट बोलते हैं। ये सारी चीजें मिलकर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल यूके, बिल ऑफ राइट्स 18। ठीक है, फ्लेक्सिबल होता है। तो अब देखते हैं एक बार रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, कंसोलिडेटेड इन सिंगल फॉर्म डॉक्यूमेंट, मैंने आपको दिखा दिया अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद एग्जांपल यूएसए, इंडिया। अब इसके प्रोज क्या है? प्रोज है कि क्लैरिटी एंड एक्सेसिबिलिटी रहती है। आपको पता है संविधान की ये बुक है, इसमें ये वाला आर्टिकल है, उसमें ये चीज लिखी हुई है, क्लियर है और एक्सेसिबल है, आपको पता है कहां मिल जाएगा। राइट्स प्रोटेक्शन वर्सेस वाया जुडिशियल रिव्यू। अब सब जगह पता है कि ये सारे कानून है आपके पास में, तो जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट, द हाईएस्ट कोर्ट, हो सकता है हाई कोर्ट भी। ये जुडिशियल रिव्यू किसी कानून का जो है, कि कोई कानून जो है सरकार ला रही है, उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं कि ये सही कानून है या नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल से जो है कॉन्सोनेंस में आ रहा है या नहीं, तो उसको कहते हैं। ठीक है। और बुरी बात क्या है? हार्ड टू अमेंड। अमेंड मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, बार बार बता रहा हूं, ये तीन चार चीजें ही संविधान में है। इतनी बार रिपीट कर लो ना, आई एम सॉरी इफ यू गेटिंग बोर्ड, बट द थिंग इज दैट द मोर यू रिपीट द बेटर इट विल बी फॉर यू टू मेमोराइज थिंग्स। तो हार्ड टू अमेंड और इनफ्लेक्सिबल होता है थोड़ा सा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल होता है, इवॉल्व्स विद द प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस बदल गई तो वो बदल जाता है, बदलने में आसान होता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सिंपल अमेंडमेंट, बट डिसाइड कर लिया कि जो है इसे बदल दिया जाना चाहिए तो आराम से बदल जाता है, अमेंडमेंट आसान होता है। लेस ट्रांसपेरेंट एंड पावर कॉन्सेंट्रेशन। देखो लेस ट्रांसपेरेंट इसलिए क्योंकि अभी तो है, कोई आम नागरिक भी जाके किसी किताब की दुकान में से संविधान ला सकता है भारत का और पता कर सकता है कि अच्छा ये मेरा अधिकार है, ये मेरा अधिकार नहीं है। लेकिन अगर भारत में भी अनरिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होता तो कोई ले पर्सन, कोई आम इंसान किसी किताब की दुकान पे जाके बोलता कि मुझे संविधान दे दो, उसको पूरा इतना बड़ा कंपाइलेशन मिलता बुक्स का, बोला ये लो भाई, वो खोज खोज के पागल हो जाता उसमें। ठीक है। वो सिर्फ एक वकील का काम हो गया, या जूरिस्ट का काम, स्कॉलर्स का काम, प्रोफेसर्स का काम हो गया कि वो ये काम करते। सो दिस इज द थिंग कि लेस ट्रांसपेरेंसी होती है अनरिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड पावर कंसंट्रेशन, कि जब रोकने में थोड़ी आसानी हो जाती है तो पावर जो है वो कंसंट्रेट हो जाती है, एक ही इंसान के पास बहुत सारी पावर्स आ जाती है। ठीक है। की insight, even written constitutions gain meaning through conventions and judicial interpretation. The real distinction is whether fundamental rules consolidated in one supreme document or not. देखिए वो बोल रहा है आखिरी में कि दोनों चीजें इधर उधर हो सकती है, अमेंडमेंट कभी कभी यहां भी आसान हो जाता है रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन में, और भी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन सबसे बड़ा मैटर यह है कि क्या आप एक बुक में लेके आ सकते हैं संविधान। अगर एक बुक में लेके आ सकते हैं तो वो रिटर्न है, और एक बुक में नहीं लेके आ सकते हैं तो वो अनरिटर्न है। ओके। ठीक है। आई होप आई हैव हेल्प यू अंडरस्टैंड कि रिटर्न और अंडरस्टैंड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। अब आ जाते हैं रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। ये अमेंडमेंट की बात होती है। रिजिड का मतलब क्या होता है? सख्त। फ्लेक्सिबल मतलब इजी पीजी, है ना। फ्लेक्सिबल मतलब जो कि कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं उसपे। तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट की बात हो रही है ये। तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इज द वन जो कि बहुत आराम से अमेंड नहीं किया जा सकता है, जिसे अमेंड करने के लिए बहुत मुश्किल या बहुत ज्यादा प्रकार की मेजोरिटी लगती है। लाइक भारत के संविधान में देयर आर सर्टेन प्रोविजंस व्हिच माइट अफेक्ट द फेडरल नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके लिए आपको मेजोरिटी ऑफ द लेजिस्लेचर तो चाहिए ही होता है, साथ में ही कम से कम मिनिमम 50% ऑफ द स्टेट्स की जो है कंसेंट चाहिए होती है, जहां पे 50% ऑफ स्टेट्स की लेजिस्लेटिव असेंबली बैठ के फिर वहां पे सारी लेजिस्लेटिव असेंबली डिसाइड करके बताती है हाँ हमको चल रहा है, हमको नहीं चल रहा है। ठीक है। दिस इज अ वेरी रिजिड फॉर्म। तो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन इज समवेयर इन मिडिल।
कुछ चीजें आसान है, जो हम पढ़ेंगे जब अमेंडमेंट, उसमें आर्टिकल 368 में, सो देयर आर सम प्रोविजंस व्हिच आर इजी बट सम आर वेरी डिफिकल्ट। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज समवेयर इन मिडिल। यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफिकल्ट टू अमेंड, यहाँ पे लिखा हुआ है टू थर्ड कांग्रेस। टू थर्ड जनरली क्या होता है, 66% प्लस थ्री फोर्थ ऑफ द स्टेट्स, प्लस स्टेट्स, मतलब स्टेट्स की भी आपको चाहिए उसमें कॉन्सेप्ट। और यूके का जो अमेंडमेंट है वो इजी है, सिंपल एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट से जो है अमेंड हो जाता है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। द मोर डिफिकल्ट इट इज टू अमेंड अ कॉन्स्टिट्यूशन, द मोर रिजिड इट इज said to be, and the more easy it is to amend the constitution of any country, the more flexible it is said to be. Okay, ठीक है। बैलेंस, पार्शियल रिजिडिटी फॉर कोर प्रिंसिपल्स, जुडिशियल रिव्यू alongside easier amendments for non core provisions। यही मैं बोल रहा हूं, ये भारत का ही प्रोविजन है, यही चीज जो है भारत की ही है, कि जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो कोर प्रोविजंस ऑफ लॉ हैं, उनको आराम से जो है अमेंड करने ना दिया जाए। बट पार्शियल रिजिडिटी फॉर कोर प्रिंसिपल्स, पार्शियल रिजिडिटी मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बट जुडिशियल रिव्यू एक ऐसी चीज है जिसके लिए रिजिड होना चाहिए। कल कोई सरकार आके उसको ऐसे चुटकी बजा के हटा ना दे, ठीक है, तो वो मुश्किल होना चाहिए। बट alongside easier amendments for non-core provisions, but there could be some non-core provisions जिन्हें हटाना आसान भी होना चाहिए संविधान में। तो भारत के वही अमेंडमेंट प्रोविजन रूल्स जो है वो बहुत सारे हैं, किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा रिजिड है और किसी चीज के लिए फ्लेक्सिबल भी है। ओके, आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी एंड वेयर डज इंडिया स्टैंड इन दिस। ठीक है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, a transformative or longest written constitution in the world, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द longest written constitution in the world, adopted 26 नवंबर, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन डे या लॉ डे के हिसाब से मनाते हैं, एंड केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950, क्योंकि इसी दिन जो है भारत ने पहला आजादी सेलिब्रेट करी थी ऑन दी in 1930 after the resolution of पूर्ण स्वराज in Lahore session by जवाहरलाल नेहरू। तो उन्होंने डेट डिसाइड करी थी कि इस दिन हम पहली आजादी का दिन मनाएंगे 26 जनवरी 1930 में। और यही कारण रहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का एनफोर्समेंट भी किया उन्होंने जानबूझ के 26 जनवरी 1950 में किया, 20 साल बाद। ड्राफ्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी हम पढ़ेंगे। बी आर अंबेडकर चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी, सबसे बड़ा नाम है बी आर अंबेडकर, अभी से आप नाम इनका लिख लीजिए, बिल्कुल हर जगह मिलेंगे। प्रियम्बल बेस्ड ऑन नेहरूज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है। और ये रहा प्रियम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया, मैंने आपको बताया था सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, दिस इज द पर्टिकुलर ऑर्डर विच यू हैव टू कीप इन माइंड। मैंने आपको ये बताया था जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, ये सारी रहेगी, ये बताया था सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल रहेगा, ये भी बताया था सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल रहेगा। ये जब हम प्रियम्बल पढ़ेंगे तब भी हम पढ़ लेंगे, जिस आपको एक बार कर्जरी रीडिंग के लिए, आपकी निगाहों के सामने से निकालने के लिए मैं ये आपके सामने ले आया था। ओके, नाइस। व्हाट इज नेक्स्ट? की टेकअवेज एंड देन वी डन। की टेकअवेज क्या है, आइए देखते हैं एक बार, क्या जान लिया आपने। कॉन्स्टिट्यूशन इज फंडामेंटल लॉ दैट एस्टैब्लिश एंड लिमिट्स सबसे इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी, ठीक है, सबसे एस्टैब्लिश एंड लिमिट्स, ये दो चीजें हर जगह चलेंगी। लेजिटिमेसी डिराइव्स फ्रॉम सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कंसेंट टू द कंसेंट ऑफ द गवर्न, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। लेजिटिमेसी तब रहेगी व्हेन इट इज बीइंग कंसेंटेड बाय द गवर्न, हम जो गवर्न होना चाह रहे हैं वो कंसेंट देते हैं, तभी सरकार लेजिटिमेट होती है। कॉन्स्टिट्यूशन सर्व मल्टीपल फंक्शंस, डिफाइन कम्युनिटी, ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट एंड प्रोटेक्ट राइट्स, ठीक है। नो सिंगल बेस्ट मॉडल, ईच टाइप इन्वॉल्व्स ट्रेड ऑफ्स। हाँ, ये कह रहा है कि आप ये नहीं बोल सकते कि भारत का संविधान बेस्ट है, बोल रहा है कि देखो हर मॉडल में मतलब फ्लेक्सिबल एंड रिजिड मॉडल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, अनरिटन एंड रिटन मॉडल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, हर जगह पे देयर आर सम प्रोज एंड कॉन्स। सो यू कैन नॉट से दैट एनी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, हर जगह कुछ ना कुछ प्रोज एंड कॉन्स है। तो यही सारी चीजें थी कॉन्स्टिट्यूशन में। आई होप इस पर्टिकुलर सेशन में कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब समझ गए होंगे, उसकी डेफिनेशन समझ गए होंगे, उसका इस्तेमाल समझ गए होंगे, उसकी इंपॉर्टेंस समझ गए होंगे, है ना। आई होप दिस सेशन वॉज हेल्पफुल फॉर यू गाइज। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, आपके सबसे बड़ी समस्या का समाधान ऑलरेडी क्लास चैप्टर बाय द लीगल प्रोजेक्ट आपके लिए ले आया है। उस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज का जो पीडीएफ है वो आपके साथ ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दिया जाएगा, जिसका लिंक जो है इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा मैं। और देखिए, शुरुआत में जो टेस्ट सीरीज रहेगी उसका प्राइस रहेगा 4995, द टेस्ट सीरीज इज ऑफ 8995। तो अभी आप इस डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हैं। दिस इज पर्टिकुलरली द क्यूआर कोड फॉर द वेबसाइट, आप वेबसाइट पे जाके ये कोर्स खरीद सकते हैं। 14 तारीख से टेस्ट डलना चालू हो जाएंगे और आपको पीडीएफ तो रहेगा ही जिसके हिसाब से आपको पढ़ना है, और जो पूरा कोर्स है वो आपको यूट्यूब पे फ्री पे पढ़ाया ही जा रहा है। सो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी दैट यू माइट हैव। अगर आप 11th क्लास में भी है ना, तो भी मुझे लगता है कि इस फ्लो के साथ गो थ्रू कीजिए, इस टेस्ट सीरीज को लीजिए, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। दो कुछ समय में हम 11th के लिए भी कोर्स लेके आ ही रहे हैं। Okay guys, so I hope the session was very helpful for you. This particular test series is gonna have 22 tests and 6
6 मंथ लॉन्ग होने वाला है। ऑफ कोर्स टोटल 22 टेस्ट होंगे इसमें, जो कि सेक्शनल बेस्ड होंगे। और फाइनली देयर विल बी टेस्ट एज वेल, विच विल बी कंप्लीट फुल लेंथ मॉक टेस्ट एज वेल। ठीक है, सो गो टू द वेबसाइट, चेक द वेबसाइट, रीड द आर्टिकल्स, read the syllabus, go through the syllabus which is provided in the Telegram channel. Join the Telegram channel for more further details and the documents. इसके भी notes जो है वो Telegram channel पे डाल दिए जाएंगे, तो आपके notes भी compile होते रहेंगे Telegram channel। ठीक है, तो join this community that we're building for the CLAT aspirants. Help each other and let's focus on this. Okay, thank you guys.